हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्रवीण कुमार झा। वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। इस चैप्टर की आज आपकी है क्लास नंबर 11th। ठीक है, मैं बता दूं कॉन्सेप्ट्स की क्लासेस सारी कंप्लीट हो चुकी है। अब जो भी क्लासेस मैं ले रहा हूँ ना, वो सारी क्लासेस किसकी है? न्यूमेरिकल्स की है। तो आप अगर खुद से क्वेश्चन ट्राई करते हैं, आपसे बन जाता है तो हमारे लेक्चर्स को स्किप भी कर सकते हैं आप। अदरवाइज़ फास्ट ट्रैक पे सुन सकते हैं। अगर क्वेश्चन नहीं बनता तो यहाँ से देख सकते हैं। लेकिन अच्छा होता कि पहले क्या करना चाहिए, खुद से ट्राई करना चाहिए। नहीं बनने पे हमारे लेक्चर्स से भी देख सकते हैं और सॉल्यूशन को वहाँ से भी देख सकते हैं। लेकिन एक एक सवाल को ट्राई करना, छोड़ना किसी को नहीं है। राइट सर। आइए जी, 9 क्वेश्चन से आइए, देखिए क्या है। आराम से देखिए। गिवन सी इक्वस टू 0.75, MPC दे रखा है 0.75, 0.75 एंड टैक्सेस आर अनरिलेटेड टू इनकम। टैक्सेज आर अनरिलेटेड टू इनकम मतलब क्या हुआ? टैक्स इज नॉट द फंक्शन ऑफ इनकम, दैट इज ऑटोनोमस, ऑल्सो कॉल्ड लमसम टैक्स। तो कितना क्लियर कर दिया इसने। फाइंड द चेंज इन इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट व्हेन गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीजेज बाय 10। बेहद ही आसान है ना। चेंज इन y इक्वस टू अल्फा इंटू चेंज इन g, और अल्फा इक्वस टू क्या होगा? अल्फा इक्वस टू होगा 1/1 - c। दैट्स इट। अरे, टैक्स इंक्रीजेज बाय 15, तो टैक्स के इंक्रीज करने से क्या होगा? टैक्स के इंक्रीज करने से क्या होगा? टैक्स मल्टीप्लायर, देखो क्या होगा यहाँ पे, चेंज इन y इक्वस टू होता है टैक्स मल्टीप्लायर, टैक्स माइनस सी ओवर 1 - c इंटू चेंज इन टैक्स 15। अब जिसको टैक्स मल्टीप्लायर याद नहीं है वो गड़बड़ कर देगा। टैक्स मल्टीप्लायर को अल्फ़ा से डिनोट नहीं करते हम। अल्फ़ा से तो नॉर्मल मल्टीप्लायर होता है। आप चाहो तो टैक्स मल्टीप्लायर भी वहाँ लिख सकते हो, TM लिख सकते हो, या टैक्स मल्टीप्लायर अलग से निकाल सकते हो। ट्रांसफ़र डिक्रीज। हाँ, तब तब हो जाएगा। हाँ, ऐसा कर सकते हो आप, अल्फ़ा और यहाँ टैक्स लिख दो, तब टैक्स मल्टीप्लायर हो जाएगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि क्यों पंगा लोगे। अल्फ़ा को मल्टीप्लाई रखा गया तो सीधे TM लिख दो, फुल फॉर्म, या टैक्स मल्टीप्लाई लिख दो। ठीक है ना। क्योंकि एग्जामिनर को अगर आपकी बातें समझ में नहीं आई, कहीं कहीं आजकल ना, आजकल एग्जामिनर भी डिज़ाइनदार हो गए हैं आजकल, समझ रहे हो। ज़्यादा जानकारी रखनी है, जो लिखा हुआ होता है आंसर शीट उसी से मैच कर देते हैं। समझ के बात को क्या करना चाह रहा हूँ। हाँ, उनको उतना ज़्यादा पंगा नहीं रहता है, गया तो बच्चों को गया। राइट। अब ये ट्रांसफ़र डिक्रीजेज, तो क्या ये ट्रांसफर्स मल्टीप्लायर क्या होता है? ट्रांसफर्स मल्टीप्लायर, देखो याद आपको, C/1/c। कितना बढ़िया है। तो ये सवाल तो कंप्लीट हो चुका, मैं आगे बढ़ता हूँ अब। देखा, 9th क्वेश्चन क्या था? मल्टीप्लायर का रिवीजन था एक तरह से। क्या बात है, फैंटास्टिक। मुझे तो बहुत खुशी है, सब कुछ याद हो गया बच्चों को, सब याद हो गया। लेकिन रिकॉर्डेड लेक्चर्स में परेशानी क्या है कि डिसिप्लिन की परेशानी है, कि बच्चे डिसिप्लिन नहीं होते हैं ना, तो उसके लेक्चर पाइलअप होते जाते हैं और वो पढ़ते नहीं ढंग से। ये बड़ी समस्या है। साइड दी। आगे देखिए, ट्रांसफर्स मल्टीप्लायर भी हो गया। 10 सवाल पे आइए। MPC दे रखा है, यहाँ टैक्स प्रोपोर्शनल है, 20% है, 0.2 भी होता है। फाइंड द चेंज इन इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम व्हेन गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीजेज बाय 10। अब यहाँ भी वही कहानी है, चेंज इन वाई क्या होगा? अल्फा इंटू चेंज इन जी। कहीं कहीं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर को अल्फा जी भी लिखते हैं। ओके, आप ऐसा कर सकते हो कि अल्फा टी लिख दो, और आगे चल के वहाँ कहीं लिख दो कि अल्फा टी मीन्स टैक्स मल्टीप्लायर। समझ रहे हैं आपको? नोट में लिख दो, अल्फा टी मीन्स व्हाट? टैक्स मल्टीप्लायर। तो फिर आपका करेक्ट हो जाएगा, अगर टैक्स मल्टीप्लाई लिखना हो तो। लेकिन अल्फा जी में तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लाई लिख ही सकते हैं आप। राइट, क्लियर कर दीजिएगा आप। राइट। उसके बाद अल्फा जी है 10,
ऑटोनोमस टैक्स इंक्रीज बाय 15। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ऑटोनोमस टैक्स इंक्रीज बाय 15, मतलब वैसे टैक्स तो यहाँ प्रोपोर्शनल है, लेकिन टैक्स का दूसरा पोर्शन भी है, कौन सा, ऑटोनोमस वाला पोर्शन भी है। दोनों टैक्स है यहाँ पे। तो बताओ यहाँ पे अल्फ़ा क्या होगा, अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ क्या होगी, 1 हो सकता, मैंने कहा था याद है, ये इक्वस टू कहा था टी ए बार प्लस टी वाई, मैंने पढ़ा रखा है ये चीज़, याद करो। याद है कि भूल गए? देखो ना यहाँ भी क्या किया है, व्हेन टैक्स इंक्रीज है 15, टैक्स नो, और वो देखो 15 है ऑटोनोमस वाला पार्ट, एंड टी वाई है, देख लिया। यस सर, ऐसा भी होता है। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ये टैक्स मल्टीप्लायर लगा दिया। अब ये टैक्स मल्टीप्लायर ऐसा क्यों हो गया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ टैक्स मल्टीप्लायर क्या होगा, माइनस सी अपॉन 1 माइनस सी प्लस सी टी होगा। मान गए? ऑटोनोमस वाला पोर्शन में चेंज हुआ है। क्लियर है? क्लियर है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ टैक्स वेरिएबल भी है, इसलिए होगा। व्हेन ट्रांसफर डिक्रीजेज बाय, तो ट्रांसफर का तो कोई टेंशन ही नहीं, कर ही लोगे आप। 11th क्वेश्चन पे आ जाओ, करते हो साथ साथ। सपोज द कंजम्पशन इज गिवन बाय सी इक्वस टू वॉट, 100 प्लस 0.8 वाई। ये क्या है बच्चे बताओ, सी बार, और ये क्या है, एम पी सी। वाइल इन्वेस्टमेंट इज गिवन बाय आई इक्वस टू 50, व्हाट इज द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इन दिस केस। कर सकते हो ना। एक रास्ता क्या है कि नॉर्मल तरीके से चलें, क्या, वाई इक्वस टू ए डी कर लें, और ए डी इक्वस टू सी प्लस आई प्लस जी कर लें, लेकिन सी प्लस आई कर सकते हैं यहाँ पे। एक तरीका और भी है, वाई इक्वस टू क्या होता है, अल्फ़ा इंटू ए बार भी होता है ना, याद आ रहा है, वाई इक्वस टू अल्फ़ा इंटू ए बार, और अल्फ़ा, अल्फ़ा तो मुझे पता क्या होगा, ए बार क्या होता है, यहाँ होगा सी बार प्लस आई बार, होगा ना। सी बार क्या है, 100 है, आई बार क्या है, 50 है, कितना हो गया, 150। कोई दिक्कत है? बोलो ना। आवाज़ नहीं आ रही है, ठीक है, सही है। व्हाट इज द लेवल ऑफ सेविंग इन दिस इक्विलिब्रियम, सेविंग तो पता चल जाएगा, कैसे सेविंग पता चल जाए, कैसे, तुम्हें क्या पता है बताओ, तुम्हें कंजम्पशन पता है, इनकम पता है, कंजम्पशन पता है, तो एस इक्वस टू क्या हो जाएगा, वाई माइनस सी कर देंगे। रिपीट हो रहा है बहुत कुछ, लेकिन करते जाइए साथ साथ। इफ फॉर सम रीजन आउटपुट वर एट द लेवल ऑफ 800, आउटपुट क्या 800 के लेवल पे है, फॉर सम रीजन आउटपुट वर एट द लेवल ऑफ 800, व्हाट वुड बी द लेवल ऑफ इनवॉलेंट्री इन्वेस्टमेंट एक्यूमुलेशन बी, बताओ। इफ फॉर सम रीजन आउटपुट वर एट द लेवल ऑफ 800, ठीक है जी, व्हाट वुड बी द लेवल ऑफ इनवॉलेंट्री। अब देखो ना, अगर मान लो कि आउटपुट 800 पे है, एक्चुअल आउटपुट, व्हाट वुड बी द लेवल ऑफ इनवॉलेंट्री लेवल ऑफ एक्यूमुलेशन बी। देखो इक्विलिब्रियम आउटपुट निकाल लो, ठीक है, तो निकाल ही चुके ऊपर। बताओ इक्विलिब्रियम कितना आया, 150 इंटू 5, 750 आएगा शायद, निकाल के देख लो। इक्विलिब्रियम लेवल 750 आएगा, निकाले, क्योंकि मल्टीप्लायर की वैल्यू यहाँ क्या होगी, अल्फा होगी 1/1 माइनस सी, 1/0.2 दैट इज़ 5, ये हो गया। अगर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम 750 है और एक्चुअल लेवल ऑफ इनकम 800 है, इसका मतलब कितना ज़्यादा आउटपुट बना रखा है आपने, क्यों नहीं बोलते। 50 देखो ना, ये मान लो ये y इक्वस टू ए डी है, और ये ए डी है, ये आपका 750 है, मानते हो। लेकिन एक्चुअली आउटपुट आपकी है कितनी, इतनी है, देखो 800 है। तो यहाँ पे क्या होता है, इस पॉइंट पे क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड कम है, और आउटपुट ज़्यादा है,
एग्रीगेट डिमांड कम है और आउटपुट ज़्यादा है, तो ये क्या कहलाएगा? ये वाला पोर्शन क्या होगा? अनप्लान इन्वेंट्री होगा, अनप्लान इन्वेंट्री। क्योंकि आउटपुट ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो अनप्लान इन्वेंट्री हुआ। तो अनप्लान डिसइन्वेस्टमेंट हो जाता है, अनप्लान शॉर्टेज ऑफ इन्वेंट्री हो जाती है, इन्वेंट्री कम हो जाता है। यहाँ पे इन्वेंट्री ज़्यादा है क्योंकि हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट तो 750 पे है, जहाँ पे डिमांड सप्लाई इक्वल है वो 750 है, लेकिन मेरे पास सप्लाई कितना 800 क्या है। मान गए? राइट सर। इफ इन्वेस्टमेंट वर टू राइज टू 100, अगर इन्वेस्टमेंट 100 से बढ़ गया मतलब चेंज राइज टू 100 है, मतलब इन्वेस्टमेंट पहले कितना था? 50 था, इसका मतलब चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? 50 हुआ, क्योंकि पहले 50 था, अब 100 हो गया तो 50 हो गया। व्हाट वुड बी द इफेक्ट बी द इक्विलिब्रियम ऑफ इनकम? ये वाई क्यों लिखा मैंने? चेंज इन आई है, तो उस केस में अब चेंज इन वाई क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू चेंज इन आई। अल्फा तो तुम्हारा 5 है, इंटू चेंज इन आई कितना है? 50 है। ये कितना हो गया? 250 हो गया। पहले इनकम कितनी थी? 750, अब कितना हो गया? 250 से बढ़ गया, कितना हो गया? 1000। देखो जी बच्चे, मैं रजिस्टर पे नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये छोटे छोटे सवाल हैं, करते जाओ साथ साथ आप लोग। 1000 हो गया। पहले आपका इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम 750 था, अब 250 से चेंज हो गया तो 1000 हो गया। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द मल्टीप्लायर इन दिस केस? मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी है? 5 है। ड्रॉ डायग्राम इंक्लूडिंग द इक्विलिब्रियम इन बोथ ए एंड डी। डायग्राम बनाओ। क्या हो गया? एक पॉइंट पे आपका इनकम 750, यहाँ बना दो। एक पॉइंट पे इनकम 1000 हो गया, पहले 750 था फिर 1000 हो गया, दोनों का डायग्राम बना दो। नहीं बना सकते? बना दूँ क्या मैं? बना सकते हो आप, मुझे पता है, कोई बड़ी बात नहीं, पहले सारे आंसर मैच कर लो। ए में कितना? 750, ठीक है। 50 आपका इन्वेंट्री बच गया। सी में क्या है? सेविंग कितना? 10 हो गया। वाई 800 गिवन है, कंजम्पशन 740 है, तो सेविंग। सी वाला पार्ट क्या था सवाल? सी क्या था? इफ़ फॉर सम रीजन आउटपुट वर लेवल 800, व्हाट वुड द लेवल ऑफ इन्वेंट्री एक्यूमुलेशन बी? ये सिर्फ इन्वेंट्री पूछ रहा, तो सेविंग क्यों निकाल दिया? निकाल दिया तो निकाल दिया। हम्म, उस तरीके वैसे भी निकाल सकते हैं, एक ही बात है, एक ही बात है। देखो लॉजिक वही है ना। देखो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे क्या होता है? वाई इक्वस टू क्या होता है? सी प्लस आई होता है ना इक्विलिब्रियम पॉइंट पे। और सी प्लस एस इक्वस टू सी प्लस आई होता है ना। तो ये कट गया, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे क्या होना चाहिए? एस इक्वस टू आई होना चाहिए ना, एस इक्वस टू आई होना चाहिए, मानते हो? लेकिन यहाँ पे क्या है? हमारी हमारी इन्वेंट्री ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या हुआ कि इन्वेंट्री ज़्यादा का मतलब हुआ तो लोगों ने उतने सामान नहीं परचेज किए। सुन रहे हो? लोगों ने सामान, जितने सामान हमारे पास बने हुए थे उतने परचेज नहीं किए। अगर मान लो तुम ज़्यादा सामान नहीं परचेज करते हो, इसका मतलब तुम किस मोड पे? ये बताओ। ज़्यादा सेविंग करो, इसका मतलब हुआ कि अगर डिसइक्विलिब्रियम पॉइंट है और इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री बच रहा है, इसका मतलब एस विल बी मोर देन आई। इन्वेंट्री है, इसका मतलब एस विल बी मोर देन आई। अगर इन्वेंट्री नहीं है, शॉर्टेज ऑफ इन्वेंट्री है, तो एस विल बी लेस देन आई। क्योंकि अगर एस माइनस आई करेंगे, एस माइनस आई करेंगे, अगर ये पॉजिटिव आया इसका मतलब इन्वेंट्री है, अनप्लान इन्वेंट्री है। अगर ये नेगेटिव आया इसका मतलब अनप्लान नेगेटिव इन्वेंट्री, मतलब डिसइन्वेस्टमेंट है। हाँ, क्योंकि सेविंग ज़्यादा तब होता है जब आप पैसे बचाते हैं और खर्च नहीं करते हैं, और जब आप खर्च नहीं करते हैं इसका मतलब क्या है? इन्वेंट्री बच जाएगा, मानते हो? अगर बिजनेसमैन ने पैसा लगाया और इन्वेंट्री बनाया, तो पैसा लगाना क्या है? इन्वेस्टमेंट है। लेकिन कंज्यूमर ने पैसा खर्च नहीं किया, मतलब सेविंग क्या हो गई?
सेविंग उसकी ज़्यादा हो गई, इन्वेस्टमेंट्स ग्रेटर हो गई। अगर सेविंग ज़्यादा है इसका मतलब अनप्लान इन्वेस्टमेंट हो गया, मतलब अनप्लान इन्वेंट्री हो गया। याद रखना, इसका उल्टा आप समझ ही गए, ये अनप्लान इन्वेंट्री है। राइट, याद रहेगा ये चीज़ कि सेविंग ज़्यादा मतलब कंज्यूमर ने ज़्यादा स्टॉक परचेज नहीं किया, स्टॉक बच गया। ये लॉजिक है। ओके, राइट। हाँ, डी वाला पोर्ट है, डी वाले पार्ट में 1000 इनकम हो गया। इसने अलग तरीके से निकाला, मैंने क्या किया था, चेंज इन वाई निकाल दिया था 250, फिर बाद में y2 निकाल दिया था, y1 प्लस वाई चेंज इन वाई दैट इज़ 750 प्लस 250 दैट इज़ 1000। मैं बड़े आराम से करा रहा हूँ आप लोगों को, आप भी साथ साथ करते जाइए। ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि मैं सवाल सॉल्व कर करके एकदम बच्चों से लिख रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। ठीक है जी, मल्टीप्लायर 5 हो गया, सारा चीज़ क्लियर है। अब इसमें कौन सी बड़ी बात है, एक AD1 है, दूसरा AD2 है। AD1 में इन्वेस्टमेंट कितना देखो, जब पहले मेरे पास ग्राफ था एग्रीगेट डिमांड वाला AD1, तो वो क्या था, C+I था। याद रखना, एग्रीगेट डिमांड AD1 की बात करो तो क्या होगा, C+I दैट इज़ 100 प्लस 50 तो क्या हो गया 150 प्लस 0.8y, है ना। देखो, राइट सर। और जब AD2 हुआ तो क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट 100 हो गया, 50 से बढ़ गया, मतलब ये वाला कंपोनेंट क्या होगा 200 हो जाएगा, मानते हो। तो इस वाले केस में AD2 क्या हो जाएगा 200 प्लस 0.8y, दैट्स इट। 50 से बढ़ जाएगा, इन्वेस्टमेंट 50 से बढ़ा, इसका मतलब ऑटोनोमस वाला पार्ट जो पहले 150 आया था वो 200 हो जाएगा। मानते नहीं मानते हो। हाँ, तो ग्राफ कितना आसान है। पहले तो आप, क्लास नंबर कौन सी थी आज, क्लास नंबर 11th। हाँ, पहले आप क्या करेंगे, पहले तो आप सिंपल एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, आप जानते हैं आप कर लेंगे। ये क्या होगा y = AD, 45 डिग्री लाइन। फिर ये होगा AD1, फिर ये होगा AD2। AD1 में क्या होगा 150 प्लस 0.8y, और यहाँ क्या होगा 150 प्लस 0.8y। ये इनकम क्या होगा 200 होगा। यहाँ इनकम कितना आएगा 750, और यहाँ इनकम कितना आएगा 1000। और ये चेंज क्या होगा, चेंज इन्वेस्टमेंट दैट इज़ 50। मान गए। और चेंज इन वाई यहाँ क्या दिख रहा है, चेंज इन वाई दिख रहा है 250। क्यों दिख रहा है, क्योंकि मल्टीप्लायर 5 है। कितना आसान बताओ, है कि नहीं, बताओ जल्दी से। मल्टीप्लायर 5 है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर रहा हूँ। ग्राफ दिखा दिया, बहुत क्लियर है, आसान से हो जाएगा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक ये हो गया, देखो सब कुछ क्लियर है। ये देखो आ गया 750 आपका, और ये आ गया 1000। खूबसूरत, पूरी तरह से दिमाग में अट जाना चाहिए ग्राफ सब। 12 सवाल पे आइए, 12 देखिए। सपोज कंजम्पशन बिहेवियर वर टू चेंज इन अब प्रॉब्लम। कंजम्पशन बिहेवियर चेंज हुआ, बताओ क्या चेंज हुआ, बताओ क्या चेंज हुआ, बोलो जल्दी से। पहले MPC था कितना 0.8, अब MPC कितना हो गया, MPC 0.8 से 0.9 हो गया। MPC 0.8 से 0.9 हो गया, मानते हो बच्चे, बोलो जल्दी से। हाँ, थोड़ा बोलते रहिए। 0.9 हो गया, तो MPC के बदलने से क्या होगा, MPC के बदलने से होगा अल्फ़ा में चेंज हो जाएगा, और स्लोप में चेंज हो जाएगा। किसके स्लोप में, एग्रीगेट डिमांड के स्लोप में। एग्रीगेट डिमांड के स्लोप में चेंज होगा। जो एग्रीगेट डिमांड यहाँ देखो ग्राफ में,
जो एग्रीगेट डिमांड पहले यहाँ से स्टार्ट हुआ था अब वो ऐसे हो जाएगा, ये AD1 ये AD2 और सब कुछ सेम है, सिर्फ स्लोप में चेंज हुआ। यहाँ पे एक लाइन लो ना, और कौन सा है 45 डिग्री लाइन, ये ले लिया। इनकम हमारी यहाँ हो जाएगी, इनकम हमारी यहाँ हो जाएगी, ये Y1 ये Y2। मान गए, स्लोप में चेंज हुआ ना? राइट सर। देखिए सवाल क्या कहता है, सवाल कहता है कि और सब में वाइल इन्वेस्टमेंट रिमेन 50, इन्वेस्टमेंट वही का वही है। वुड यू एक्सपेक्ट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम टू बी हायर और लोअर? क्या होगा बताओ? MPC के बढ़ने से इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम बढ़ेगा घटेगा? मैंने कुछ नहीं बोलता, बताओ। इंक्रीज होगा, सिंपल बात है। वाई इक्वस टू क्या होता है, अल्फा इंटू ए बार होता है। अल्फा के बढ़ने से इनकम बढ़ेगी, सीधी सी बात है। कंजम्पशन बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगा। कैलकुलेट द न्यू इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होगा 1/1 - C, दैट इज हो जाएगा 10। 1/1 - 0.9.10 दैट इज 10। पहले था ए बार कितना आपका, मुझे नहीं पता कितना, देखो 150 था क्या, 150 था राइट, इंटू 10, तो इनकम हो गया कितना 1500, आसानी से निकल गया। नाउ सपोज इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेज टू आई, इन्वेस्टमेंट क्या हुआ 100 हो गया, आई इक्वस टू 100 हो गया, तो ठीक है जी। व्हाट इज़ द न्यू क्लेम इनकम कर लोगे आप, क्योंकि अब आपका ये ऑटोनोमस वाला पोर्शन 150 से क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा, 200 इंटू 10 क्या हो जाएगा 2000 हो जाएगा। चेंज इन इनकम 500 आया। डज दिस चेंज इन इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग हैव मोर और लेस ऑन इफेक्ट ऑन इनकम? कहने की बात है क्या, इनकम बढ़ेगा। वाई? इनकम के बढ़ने से, सॉरी इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से इनकम बढ़ती है हमारी, क्योंकि इनकम इक्वस टू क्या होता है अल्फ़ा इंटू, सॉरी चेंज इनकम क्या होगा, चेंज इनकम क्या होगा अल्फ़ा इंटू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ये पॉजिटिव रिलेशन है, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगा विद मल्टीप्लायर। ड्रॉ द डायग्राम इंडिकेटिंग द चेंज इन इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इन दिस केस। डायग्राम जो बनेगा ना ऐसा नहीं बनेगा, ये सब जैसा पहले बनाया था ऐसा नहीं बनेगा, ऐसा बनेगा ऐसा, क्योंकि ये नॉन पैरेलल शिफ्ट हो रहा है। इन्वेस्टमेंट में चेंज भी दिखा रहा है, और पहले क्या कर रहा है, पहले अल्फ़ा में चेंज हो रहा है और बाद में इन्वेस्टमेंट भी चेंज कर रहा है, समझ रहे हो? देखो क्या करना, सुनो मैं बताता हूँ क्या होगा, आपको क्या करना होगा बताता हूँ सुनो। आप ना ये वाला एडी नहीं बनाओगे, ये वाला, क्योंकि ये कब का था, जब MPC 0.8 था, ये वाला एडी बनेगा। और दूसरा एडी यहीं से क्या होगा आगे बढ़ेगा, यहीं से आगे जाएगा। पूछो क्यों, सॉरी गलत बोल दिया, यहाँ से पैरेलल ही जाएगा। पूछो क्यों पैरेलल क्यों जाएगा, क्योंकि यहाँ चेंज इन आई कितना हुआ 50 हुआ, चेंज इन आई 50 हुआ, फिर ये इनकम निकालना है। तो सर पिछले वाले सवाल में इस सवाल में क्या फ़र्क है, यहाँ भी 50 था यहाँ भी 50 है, बताओ क्या फ़र्क है? यहाँ पे पैरेलल शिफ्ट तो यहाँ भी हुआ था और यहाँ भी हुआ है, बस अंतर किस बात की है, यहाँ पे स्लोप ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे MPC क्या था 0.8 था, यहाँ MPC क्या है 0.9 है, ये फ़र्क आया। मान गए, जल्दी बताओ। MPC 0.9 है, ये फ़र्क आया। अब सवाल रिपीट कर रहा है, मैं कुछ सवाल आपको होमवर्क में दूंगा अब। हाँ चलिए जी, हो गया 13 सवाल पाइए। 13 क्या कहता है देखिए जल्दी सवाल 13 को। दिस प्रॉब्लम रिलेट्स द पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। देखो ये कॉन्सेप्चुअल सवाल है, ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं है। पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट क्या था याद है, थ्रिफ्ट का मतलब क्या था, कमान जल्दी बताओ। सेविंग था। पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट का मतलब था जितना ज़्यादा सेविंग करोगे उतनी इनकम क्या हो जाएगी, कम। इंडिविजुअल बेसिस पे तो सेविंग फ़ायदेमंद होता है, लेकिन अगर सारे बंदे सोसाइटी के कलेक्टिव सेविंग करेंगे तो फिर लास्टली क्या होगा, हमारी इनकम कम हो जाएगी। गॉट इट? आई इक्वस टू आई नॉट है, सी ये दे रखा है, आई कांस्टेंट है। ड्रॉ द डायग्राम वेयर इनकम इज मेजर्ड ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड इन्वेस्टमेंट ऑन सेविंग ऑन द वर्टिकल एक्सिस। बी
व्हाट इज द सेविंग फंक्शन, दैट इज द फंक्शन दैट शोज हाउ सेविंग इज रिलेटेड टू इनकम। ये तो सब बच्चा जानता है, कोई भी बच्चा कर सकता है ये। क्या सर, सेविंग फंक्शन क्या होता है? नेगेटिव से स्टार्ट होता है, यहाँ से होता है ना, और ये आपकी इनकम है, ये आपकी सेविंग है। ड्रॉ द इन्वेस्टमेंट फंक्शन विच इज फ्लैट, एक्सप्लेन, draw the investment function which is flat, explain why the intersection of the saving investment function gives us equilibrium। इन्वेस्टमेंट क्या होगा? इन्वेस्टमेंट ये होगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो आई इक्वस टू क्या, आई नॉट है, तो फिक्स है। यहाँ पे वाई है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है। सेविंग इन्वेस्टमेंट दोनों को साथ साथ दिखाएंगे तो सेविंग यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ कट कर रहा है, ये पॉइंट क्या होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा। मान गए जी, बोलो ना, यस सर, राइट। अगला पॉइंट कहता है, सपोज इंडिविजुअल वांट टू सेव मोर एट एवरी लेवल ऑफ इनकम, शो यूजिंग द फिगर हाउ द सेविंग फंक्शन इज शिफ्टेड। राइट, कोई डिजिट में सवाल, हाँ कोई डिजिट में सवाल नहीं है, बस ऐसे कहता है यार। सपोज द इंडिविजुअल वांट टू सेव मोर, देखो यहाँ फिगर देखो, ये सवाल नंबर कौन सा था, क्वेश्चन 13 है ना, देखिए y इक्वस टू ए डी, सॉरी ये डायग्राम क्यों ड्रॉ किया मैंने, इसकी जरूरत नहीं है अभी यहाँ। ये क्या हो गया, आई नॉट, इन्वेस्टमेंट इक्वस टू क्या, आई नॉट है, फिक्स है। ये y है और ये लाइन क्या है, इन्वेस्टमेंट पब्लिक सेविंग, ये लाइन है। यहाँ पे सेविंग फंक्शन कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा। एस इक्वस टू क्या होता है बता सकते हो, माइनस सी प्लस 1 माइनस सी वाई, याद है, याद है। अब देखो इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ, यहाँ पे हो रहा है, ये हमारा मान लो y1 है, राइट सर। अब कह रहा है कि हर इनकम पे बंदा ज़्यादा सेविंग करना चाह रहा है, इसका मतलब y1 पे कितनी सेविंग कर रहा था, इतनी सेविंग कर रहा है ना, इतना, इस पॉइंट देखो y1 पे सेविंग इतनी है ना, आई नॉट के बराबर सेविंग है। लेकिन यहाँ पे अब ये सेविंग ज़्यादा करना चाहता है, मतलब सेविंग ज़्यादा करना चाहता है तो ऊपर जाएगा, बोलो ना, ऊपर जाएगा, मतलब सेविंग इतना करना चाहता है मान लो। इसका मतलब है कि अब सेविंग कर्व जो तुम्हारा वहाँ था वो यहाँ से स्टार्ट होगा, पैरेलल शिफ्ट हो गया। ये S1 कर्व था तो ये S2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये, माइनस सी और प्लस 1 माइनस सी वाई, पैरेलल शिफ्टिंग। हाँ वो चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, हाँ माइनस C1 माइनस C2 हो जाएगा, क्योंकि ये वाला पहले माइनस C1 था और ये वाला माइनस C2 हो जाएगा। अगर और करना चाहो तो और शिफ्ट, लेकिन एक बार देखा क्या आपने कि जब आपने ज़्यादा सेविंग करना स्टार्ट किया हर इनकम पे, तो अल्टीमेटली अब आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पे आ गया है, कम ऑन, इक्विलिब्रियम पॉइंट आपका यहाँ पे आ गया है, पहले आ गया, ये देखो ये आ गया y2, आपकी इनकम क्या हो गई, घट गई है। सोसाइटी की ओवरऑल इनकम क्या होगी, घट गई है, क्योंकि इक्विलिब्रियम पॉइंट तो वहीं पे होगा ना जहाँ जहाँ इन्वेस्टमेंट इक्वल टू सेविंग होता है, तो सेविंग फंक्शन इन्वेस्टमेंट को यहाँ कट कर रहा है। ज़्यादा सेविंग करने से आपकी इनकम कम क्यों होती है, इसका बेस्ट एग्जांपल यही है, पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट का यही ग्राफ है। कोई पूछे पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट को ग्राफ पे देखो तो यही दिखाओगे, हर इनकम पे बंदा अगर सेविंग बढ़ा देता है तो सेविंग कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा और वो इन्वेस्टमेंट को लेफ्ट साइड में कट करेगा और इनकम कम कर देगा। ये कहानी है। अननेसेसरी टाइम वेस्ट तो नहीं करना चाहिए ना बच्चे, क्या कहते हो, आगे बढ़े। हम्म हम्म और ये बात समझ में आ गई, मैं देखता हूँ ये समझ में आ गया ना, राइट्स। अब तुम क्या करो, दूसरा क्या कौन सवाल बोल रहे हो, सी पार्ट, सी, ड्रॉ द इन्वेस्टमेंट फंक्शन विच इज़ फ्लैट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट फंक्शन ड्रॉ करो, एक्सप्लेन वाई द इंटरसेक्शन ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन गिव्स अस इक्विलिब्रियम लेवल, यस वही बात है, एट इक्विलिब्रियम y इक्वल्स टू ए डी होता है ना, तो y का फॉर्मूला लिखो, ए डी का फॉर्मूला लिखो, काट दो, हो गया।
राइट। ओके, राइट सर, बहुत सही, बहुत शानदार। आइए जी 14 सवाल देखिए। कंजम्पशन इज गिवन बाय सी इक्वल टू दिस 100 plus 0.8 YD and I equals to 50. The fiscal policy is summarized by G equals to this. TR equals to 62.5 and I this. थोड़ा सवाल को बड़ा कर दिया और क्या हो गया, थोड़ा सा और ज़्यादा डेटा दे दिया है। G फिक्स है, TR फिक्स है, टैक्स रेट दिया हुआ है, I फिक्स है। व्हाट इज़ द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम? क्या बात करते हो? देखो हमारे तरीके से चलोगे तो मैं क्या निकालूंगा, अल्फ़ा निकालूंगा। अल्फ़ा क्या होगा, 1/1 माइनस सी प्लस सी टी। क्या होगा, 1/1 माइनस सी कितना है, 1 माइनस सी 0.8 प्लस 0.8 इंटू टी कितना है 0.25। तो क्या हो गया ये 1/1 माइनस 0.8 तो 0.2 हो गया। अब प्लस 0.8 इंटू 0.25 मल्टीप्लाई करो, 0.2 हो गया, 0.2 1/0.4 2.5 हो गया, 2.5 हो गया। मानते हो, मल्टीप्लायर आ गया 2.5। अब बताओ ए बार कितना आएगा, ए बार भी पता आपको, सी बार प्लस सी टी आर बार प्लस आई बार प्लस जी बार प्लस एन एक्स बार। अगर किसी को याद नहीं है तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन याद हो तो फिर कर सकते हो, नहीं याद हो तो सिंपल तरीके से करो, वाई इक्वस टू ए डी कर दो, और ए डी इक्वस टू क्या हो, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स कर दो। ड्राइव करते जाओ लंबा तरीके से, जैसे सवाल ने कर रखा है ऐसे कर लो। याद है तो ऐसे भी कर सकते हो जैसे मैं कर रहा हूँ। सी बार कितना है 100 है, आई बार कितना है, आई बार छोड़ो, पहले सी टी आर बार बताओ। 0.8 इंटू टी आर बार कितना है, टी आर आपका 62.5 2.5 प्लस आई बार 100, नहीं आई बार 2, आई बार कितना है 50, जी बार 200, एन एक्स बार तो 0 है। ये कितना होगा 100 अब प्लस 62.5 का 0.80%, मतलब 80% निकालो, 0.8 निकालो, 8 5 जा 40 2 50, मतलब 50 आ गया। 50 प्लस 2 कितना आ गया 300, 400 आ गया। तो अब y इक्वस टू क्या होता है, अल्फ़ा इंटू ए बार। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी 2.5 है, और ये कितना है 400 आया, कितना आया 1000 आ गया। देखो इनकम 1000 आ गया। इस तरीके से भी निकाल सकते हो और उस तरीके से भी निकाल सकते हो, जैसे चाहो वैसे निकाल सकते हो। पिछली क्लासेस से मैं कितना कोशिश कर रहा हूँ कि न्यूमेरिकल आपको बिल्कुल याद हो जाए। राइट सर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ न्यू मल्टीप्लायर अल्फा जी? क्यों न्यू मल्टीप्लायर क्यों बोल रहा है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ न्यू मल्टीप्लायर अल्फा जी, व्हाई इज दिस लेस देन मल्टीप्लाई इन द अर्लियर प्रॉब्लम? अच्छा, पिछले सवाल से कंपेयर कर रहा है। तो यहाँ पे अल्फा जी कितना आया 2.5 आया, और पिछले क्वेश्चन में अल्फा कितना आया था, बता सकते हो कितना आया था, 5 आया था, याद है? पिछले क्वेश्चन में 5 आया था। तो पिछले सवाल में मल्टीप्लायर आया था 5, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है। पिछला मतलब इससे, इसमें तो मल्टीप्लायर निकालना ही नहीं था, इसमें 13 में तो 13 में मल्टीप्लायर निकालना ही नहीं था, 12 में निकालना था। मल्टीप्लायर कितना आया था बोल सकते हो? 10 आया था, उससे पहले 5 आया था। अब यहाँ पे मल्टीप्लायर कम क्यों हो गया, खुद बताओ क्यों कम हो गया? बिकॉज ऑफ टैक्स वेरिएबल टैक्स, बिकॉज ऑफ वेरिएबल टैक्स। मान गए, बिकॉज ऑफ वेरिएबल टैक्स, बिकॉज ऑफ वेरिएबल टैक्स, टैक्स वेरिएबल आ गया तो मल्टीप्लायर कम हो जाता है। तो 14, देखो ऐसा कंक्लूजन निकालना सही नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में देखा जाए ना, सुनते हो क्या,
तो प्रैक्टिकल लाइफ में टैक्स वेरिएबल ही होते हैं, समझ गए। लेकिन अगर पूछा जाए तो मैं ऐसा कैसे कह सकता हूँ कि वेरिएबल टैक्स मल्टीप्लायर को अफेक्ट करता है और जो फिक्स टैक्स है वो ऑटोनोमस को अफेक्ट करता है, करता नहीं करता बताओ। हाँ, इसलिए ये डिपेंड करता है कि उसका लेंथ कितना। अगर मान लो ऑटोनोमस वाला पोर्शन बहुत ज़्यादा है और वेरिएबल वाला पोर्शन कम है, ठीक है ना, इसलिए इसको डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते। अगर मान लो टैक्स का रेट जो वेरिएबल है और टैक्स रेट काफ़ी कम है, नहीं समझे, इसलिए नहीं कर सकते। लेकिन जो तुम जिस पॉइंट ऑफ व्यू से तुम कह रहे हो वो बात सही इसलिए है क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, इनकम मल्टीप्लायर इफेक्ट से कम हो रहा है, समझ गए। ये बात तो सही है कि वेरिएबल टैक्स ना हमारी इनकम को ज़्यादा असर डालता है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में टैक्स वेरिएबल ही होता है। आइए जी 14/15 पे आइए। हाँ, प्रोपोर्शनल टैक्स आ गया ना इसलिए। 15 सवाल देखते हैं क्या। यूजिंग द सेम डेटा गिवन इन द प्रॉब्लम अबव डिटरमिन द फॉलोइंग। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द बजट सरप्लस। What is the value of the budget surplus BS when I equals to 50 using the same data given in problem above। 15 के को कंटिन्यू करना है और बजट सरप्लस निकालना है। बजट सरप्लस का फॉर्मूला जानते हो तो कर लेंगे। क्या होता है, टी वाई माइनस वॉट, जी बार प्लस टी आर बार, तो कर लेंगे। इनकम आपको पता है, टैक्स रेट आपको पता है, जी बार भी पता है, कर लेंगे आप। क्योंकि इन्वेस्टमेंट वहाँ पे 50 ही था शायद, कितना था इन्वेस्टमेंट, 50 ही था। ये कह रहा है जो सवाल में इन्वेस्टमेंट दे रखा उसी हिसाब से निकालो। अगले अगले केस में इन्वेस्टमेंट चेंज कर देगा ये। अगले केस में इन्वेस्टमेंट क्या कर दिया, 100 कर दिया। इन्वेस्टमेंट 100 करेगा तो इन्वेस्टमेंट चेंज होने से क्या होगा, चेंज इन इन्वेस्टमेंट लीड्स टू चेंज इन इनकम, दैट लीड्स टू चेंज इन टैक्स एंड दैट लीड्स टू चेंज इन बजट सरप्लस। मान गए। इन्वेस्टमेंट में चेंज तो इनकम में चेंज, इनकम में चेंज तो टैक्स में चेंज, टैक्स में चेंज तो बजट सरप्लस में चेंज। ये बड़ा आसान, बहुत आसान है। क्यों मुझसे करवा रहे हो बताओ, बेहद ही आसान। जैसे चेंज इन टैक्स जैसे यहाँ पे है, बताओ ना, मुझे बताओ कि आप बताओ इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज हो गया, 50 हो गया। स्टूडेंट नया इक्विलिब्रियम पॉइंट निकालो ना, नया इक्विलिब्रियम, न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होगा, y2 इक्वस टू क्या हो जाएगा, y1 प्लस चेंज इन y, और यहाँ पे y2 लगा दो, दैट्स इट। करो, दिमाग लगाओ, हो जाएगा। कुछ ऐसी खास बात में दिमाग भी मत लगाओ, सिंपल करो, हो जाएगा। एज्यूमिंग दैट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम y स्टार इज 1200। देखो ये फुल एम्प्लॉयमेंट दे रखा है। व्हाट इज़ द फुल एम्प्लॉयमेंट बजट सरप्लस, क्या बात करते हो यार, ये आसान नहीं है भाई। y स्टार को यहाँ पुट कर दो बजट सरप्लस में। बजट सरप्लस फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होगा, टी वाई स्टार और माइनस वॉट, जी बार प्लस टी आर बार। मान गए। यहाँ स्टार है तो यहाँ भी स्टार है, समझा चुका हूँ। ओके, हाँ, यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि इन्वेस्टमेंट से कोई मतलब भी आपको यहाँ पे है, क्योंकि ये क्या पूछा आपको, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ बजट सरप्लस। तो फुल एम्प्लॉयमेंट इनकम आपको दे ही रखा है, आपको जी बार और टी आर बार देखना है। इन्वेस्टमेंट से क्या मतलब यहाँ पे आपको, इन्वेस्टमेंट जो ये एक्चुअल बजट सरप्लस निकालने में काम आएगा। ओके, अगर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ बजट सरप्लस निकालना है तो फुल एम्प्लॉयमेंट इनकम दे रखा है, उसको पुट कर दो और क्या करना है। व्हाट इज बजट सरप्लस इफ आई इक्वस टू 50 एंड जी इक्वस टू 250। व्हाट इज बजट सरप्लस इफ आई इक्वस टू 50 एंड जी इक्वस टू 250 इफ वाई स्टार इज स्टिल इक्वल टू 1200। राइट जी। ये जो देखो, ये जो देखो, ये बजट 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 सरप्लस के ऊपर जो स्टार यहाँ लगा दिया इसको हटा देना। देखो एक बात सुनो, एक बात, ये सवाल क्या कह रहा है सुनो, मत हटाना, सुनो। ये बी एस के ऊपर स्टार लगा, इसका मतलब क्या हुआ, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ बजट सरप्लस। तो बी एस और ऊपर स्टार लगा दो, तो ये क्या फॉर्मूला होता है, टैक्स रेट इनटू वाई माइनस क्या जी प्लस क्या टी आर। तो ये वाई स्टार ये तो 1200 है,
अब ये बजट सरप्लस में चेंज क्यों, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ बजट सरप्लस में चेंज क्यों आएगा? इन्वेस्टमेंट की वजह से चेंज नहीं आएगा, चेंज किसकी वजह से आएगा? जी के वजह से। जी बदल गया तो बजट सरप्लस एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल बदल बदल जाएगा। मान गए? मैंने स्टार हटाने की जो बात कही वो गलत है, ये स्टार रहेगा, इसका मतलब वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ बजट सरप्लस। अब इसमें बदलाव क्यों आएगा? क्योंकि पहले जी कितना था, पहले जी था तुम्हारा कितना, देखो कितना था पिछले सवाल में जाकर देखो, पहले 200 जी था आपका, अब जी कितना हो गया, 250 हो गया, तो इसकी वजह से चेंज आएगा। मुझे नहीं लगता इसमें कोई खास बात है। एक्सप्लेन वाई वी, हाँ क्यों, जब तक इनकम फुल एम्प्लॉयमेंट है तब तक बजट सरप्लस क्या कहलाएगा? फुल एम्प्लॉयमेंट कहलाएगा। मानते हो? बोलो ना। वाई में चेंज हुआ होगा तो एक्चुअल वाई में चेंज हुआ होगा ना। यहाँ कौन सी वाई की बात कर रहा है? फुल एम्प्लॉयमेंट, वो तो फिक्स रहता है। ओके, हाँ, जो वाई में आप चेंज कर रहे हो वो वाई में चेंज आप कर सकते हो क्योंकि वो एक्चुअल इनकम होता है, लेकिन जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल दिया हुआ आपको स्टिल 1200 दे रखा है। मान गए? हाँ, फुल एम्प्लॉयमेंट चेंज नहीं हुआ, 1200 ही दे रखा है। आपका फॉर्मूला बिल्कुल सही है, जी में चेंज तो उसमें चेंज, उसमें चेंज तो इनकम में चेंज, इनकम में चेंज जरूर हुआ होगा लेकिन एक्चुअल इनकम में चेंज हुआ होगा। राइट जी, बहुत ही शानदार। तो अब आपके सामने सवाल आता है, ये सब सवाल जो है ना कॉन्सेप्ट भी और साथ साथ इसके अंदर, सॉरी न्यूमेरिकल भी है, इसके अंदर कॉन्सेप्ट भी छुपा हुआ है। अगर सवाल पढ़ोगे तो एक एक सवाल को पढ़ के अंडरलाइन करोगे तो कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट भी आपको मिलेंगे जो ज़रूर आपको काम देगा एग्जामिनेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। राइट, राइट जी। तो ये रही बात 15 सवाल की, 15 कंप्लीट है। 15 के बाद आती है सवाल कौन सा, 16 नंबर। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि 16 नंबर से लेकर के 20 तक समथिंग तक कितने क्वेश्चन कुल मिला करके है? 2-4 क्वेश्चन, एक क्लास और लग जाएगा ना? हो जाएगा। क्लियर? मानते हो? तो एक क्लास जब और लगेगा ही, एक क्लास से कम में होगा नहीं। और मैं अभी क्लासेस थोड़ा छोटा ही बना रहा हूँ क्योंकि अभी एग्जामिनेशन में थोड़ा टाइम है, एग्जामिनेशन बहुत नज़दीक नहीं कि मैं अभी जी जान लगा दूँ बिल्कुल, थोड़ा सा वक्त है हल्का सा, थोड़ा सा एग्जाम नज़दीक आए, नज़दीक मतलब मिड में आएगा तो मैं 1 सवा घंटे क्लास भी कर दूंगा। अभी मैं 45 मिनट 50 मिनट की क्लासेस आउटपुट मेरी आ रही है कुल मिला करके, और आप जल्दी जल्दी इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि इस क्लास को आज यहीं छोड़ देते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।